आज हिंदुस्तान खला में अजीम ताकत बन गया है। हिंदुस्तानी मिसाइल ने मिशन शक्ति का कामयाब तजुर्बा किया। हिंदुस्तान ऐसा चौथा मुल्क बन गया है अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद जिसको ये कामयाबी हासिल हुई है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ अवधेश कुमार साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं और एनपी सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। दो और खास मेहमान अब से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। एनपी सिंह साहब, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर? भारत की ताकत कितनी और बढ़ गई है इसके बाद? देखिए, ये भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है और मुझे बहुत प्रसन्नता है। और सबसे पहले मैं अपने देश के सभी साइंटिफिक कम्युनिटी, सभी डीआरडीओ, इसरो के साइंटिस्ट और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये भारत के लिए एक मील का पत्थर है, एक माइलस्टोन है और ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से हमने 1998 में पोखरण ब्लास्ट के समय किया था, ये उसी तरह की उपलब्धि है। आज भी हम किसी को भनक तक नहीं लगी। कई दिन पहले से हमारा काउंटडाउन भी शुरू हो गया था और प्रिपरेशन एक बहुत लंबे समय से थी। और ये उपलब्धि हमारे देश के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी अवधेश जी, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई जब वजीर आजम ने ये ट्वीट किया कि मैं इतने बजकर इतने मिनट पर देशवासियों से मैं बात करूंगा, रेडियो टीवी चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। कुछ देर के लिए लोगों की धड़कनें रुक गई थी कि अब पता नहीं कौन सा ऐलान होने वाला है। लेकिन जब वो ऐलान हुआ, धड़कनें तो जरूर रुकी सबकी, लेकिन धड़कनें तेज ज्यादा हुई कि किस तरह से हमारी जो ताकत है वो दोबाला नहीं बल्कि कई गुना बढ़ गई है। और जो जिन ममालिक की रेस में हम आ गए हैं वो हमारे लिए काफी बड़ी बात है। ये नरेंद्र मोदी का कुछ काम करने के अपने कुछ तरीके भी हैं। तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि हम इतने बजे आने वाले हैं। इसका मतलब पूरा देश जो है उसका अटेंशन आ गया कि नहीं, अटेंटिव है पूरा देश कि क्या कह रहे हैं, सुनना है। और दुनिया का भी इसमें अटेंशन आ गया। लेकिन ज्यादातर लोगों को कि कहीं बालाकोट की तरह सेकेंड बालाकोट तो नहीं हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि अगर कोई छोटी, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो कोई नीति घोषणा तो हो नहीं सकती है, इकोनॉमिक पॉलिसी की हो नहीं सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा एयर स्ट्राइक हो गया, ऐसा ही कुछ हो गया। ज्यादातर का ध्यान था। मुझे लगता है कि बहुत रेयर, शायद जो लोग पहले डीआरडीओ से जुड़े रहे होंगे, एक आध साल पहले रिटायर हुए होंगे और इस मिशन में रहे होंगे, उनको थोड़ी बहुत उम्मीद अंदाजा रहा होगा। मेरे को भी ये बिल्कुल इसकी उम्मीद, दूसरे को भी उम्मीद नहीं थी और दुनिया को तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि चीन स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना अपने को विकसित कर लिया। जब मुझे अच्छी तरह याद है 2007 में उसने अपने एक सैटेलाइट को मार के गिराया था, तो दुनिया में कितना हंगामा हुआ था कि अमेरिका के लिए चुनौती है। जो वो एक ग्लोबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, उनको उसने चुनौती दिया है। अमेरिका की प्रतिक्रिया आई थी, दुनिया की आई थी और यह चिंता व्यक्त किया गया था। लेकिन क्या उसके सैटेलाइट को भी समझ में नहीं है कि सब तैयारी चल रही है यहां? ये इससे पता चलता है कि हमारे देश में राजनीतिक स्तर पर चाहे जितने मतभेद हों, एक दूसरे की करें, लेकिन देश की जो अंतर शक्ति है, जो हमारे देश के वैज्ञानिक है, जो आर्थिक विशेषज्ञ है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अब जिनका जो मिशन है वो अपने काम में पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और वो लक्ष्य तक ले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी उद्देश्य था उसको वो पूरा हो गया है। क्योंकि जब आप कोई एक्सप्लोजन करते हैं ना, यानी परीक्षण करते हैं, तो उसके निश्चित उद्देश्य होते हैं कि वाकई आगे अगर कोई सैटेलाइट हमारे में घुसेगा तो हम मारने में सक्षम है कि नहीं है, या कोई जासूसी सैटेलाइट आएगा हम उसको उड़ा पाएंगे कि नहीं उड़ा पाएंगे। तो जाहिर है कि यह संपूर्ण परीक्षण हो गया 3 मिनट के अंदर ही। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि दुनिया में विद इन 3 मिनट्स, शायद आप इनके सिंह शायद ज्यादा 3 मिनट के अंदर, क्योंकि 1960 में कहा जाता है कि रसा ने भी अपना परीक्षण किया, उसके पहले अमेरिका ने किया और 2015 में भी रूस ने ऐसा एक काम किया था। लेकिन विद इन 3 मिनट्स जो है, और वो भी ऐसे ऑर्बिट में जाके मारना जहां की स्पेस में कोई डेबरी न गिरे, पर्यावरण का संकट नहीं हो, सब धरती पर गिर जाए, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हुआ।
हुआ है, इसलिए इंडिया की टेक्नोलॉजी बगैर दुनिया से किसी प्रकार का सहयोग लिए हुए अपने टेक्नोलॉजी के आधार पर किया हुआ है और दुनिया का सबसे, मुझे लगता है कि सफल और सबसे उत्कृष्ट तकनीक का प्रदर्शन आज दुनिया ने किया, भारत ने किया है। जी एनपी सिंह साहब, अब आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अब हमारे मुल्क को हम, क्योंकि जब वजीर आजम ने खिताब किया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हमने किसी भी तरह के कोई रूल्स रेगुलेशंस किसी को तोड़ा नहीं है, हम जंग की बात बिल्कुल नहीं करते, ना जंग जैसा माहौल हम बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम पीस लविंग कंट्री हैं, ये सिर्फ हमारी ताकत बढ़ाने के लिए है और दुनिया को ये बताने के लिए है कि हम किस तरह से इसमें भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं कि और आगे अब किस तरह से हम मजबूत हुए हैं, किस तरह की कामयाबी हमें मिली है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है हमारी जो नीति रही है, हमारे देश की शुरू से ही जो नीति रही है वो किसी पे आक्रमण करना, किसी के लिए उसका दुरुपयोग करना कभी नहीं रही है। और आज भी उसी नीति के तहत, जैसा अभी इन्होंने बताया कि हमने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए इस तरह के माइलस्टोन, आप देखिए, आप सोच सकते हैं कि 300 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो सैटेलाइट चलता है उसे डिस्ट्रॉय करना, आप सोच सकते हैं कि लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच लीजिए, ये जो हमारा जो ये मिसाइल थी एंटी सैटेलाइट, एक बुलेट से दूसरी बुलेट को मारने से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये, बहुत ही ज्यादा। जी, कितनी स्पीड, कितना प्रिसीजन, कितनी सेफ्टी और कितने एक्यूरेसी के साथ हमने उसे किया है। आप सोच सकते हैं हमारी तैयारी, अब तैयारी एक चीज हो गई, बहुत लंबे टाइम से तैयारी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और हम कैपेबल हैं। देखिए आज दुनिया में क्या है कि चाहे नासा हो या पेंटागन, भारतीय साइंटिस्ट वहां पे भी बहुत अच्छी संख्या में हैं और हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे लोग कैपेबल हैं। एक जो कमी थी, जो एक एक्सेलरेशन हुआ है, जो उसे एक दिशा दी गई है, वो डेफिनेटली जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी जो विल थी, जो ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे वो बिल्कुल क्लियर थे और टारगेट थे और रिव्यू किए गए। ठीक है, ऐसे मिशन कभी भी। अवधेश जी, ऐसे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि वेल डन DRDO, एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ योर वर्क। साथ में उन्होंने लिखा है कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश द PM अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे। तो एक तरह से उन्होंने यहां पर तंज किया है वजीर आजम को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि ये कामयाबी तो DRDO की है। चाहे इससे पहले हम ये देखें कि जब एयर स्ट्राइक की गई थी और उसका जिस तरह से हम ये कहें कि उस पर सियासत और तमाम चीजें की गई थी, तब भी ये सवाल खड़ा किया गया था, ये कामयाबी तो फौज की है, इस पर पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? अब सेम बात इस पर भी कही जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये मौका खुद बीजेपी के लीडर दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जब वो एक कामयाबी की बात कहते हैं, सिर्फ एक लाइन ये कह के इसे साइडलाइन करते हैं और फिर अपना और अपनी पार्टी का और हुकूमत का महिमा मंडन शुरू हो जाता है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न में 2 लाइन जोड़ूंगा, फिर इसका उत्तर दूंगा। जैसे हमने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, उसके बाद भारत ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन दे दिया था दुनिया को कि नो फर्स्ट यूज। हमारा जो न्यूक्लियर है ये वार के लिए नहीं है, हम पहले किसी के खिलाफ प्रयोग नहीं करेंगे, दुनिया को आश्वस्त कर दिया था। तो वही प्राइम मिनिस्टर ने आज जो कहा, एक प्रकार से अब हमारा माने स्पेस स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन इसको कह सकते हैं। आगे आने वाले समय में इसको शायद इस रूप में घोषित किया जाएगा कि हम एक सामरिक महाशक्ति एक स्पेस में हो गए हैं, लेकिन हमको युद्ध नहीं करना है। तो ये एक दुनिया का आश्वासन है। और बाकी अपनी रक्षा के लिए किसी ने अगर ऐसे कानून बनाए हैं जो हमको कंपेल करता है कि हम अपना डिफेंस सिस्टम डेवलप न करें, तो हम उस कानून को नहीं मानते हैं, जैसे हमने NPT को नहीं माना था। तो उसमें मैं जाता ही नहीं हूं। अब जो आपका दूसरा प्रश्न है, देखिए इसको मैं बहुत अनफॉर्चुनेट मानता हूं। कोई भी पार्टी जो सत्ता में होगी, अगर वो पॉलिटिकल बिल दिखाएगी तो उसका श्रेय लेगी। ये डेमोक्रेसी में बहुत सामान्य बात है, ये नॉर्मल बात है। विपक्ष का जो ओपोजिशन की इस समय जो भूमिका होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को मजाक करने के अलावा उसके साथ आप खड़ा हो जाओ, उससे कोई निगेटिव मैसेज नहीं जाएगा। आपने DRDO को बधाई दिया है, क्या हमारे देश में डिफेंस का कोई भी डेवलपमेंट, डिफेंस का कोई मिशन बगैर पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर के, उसके हरी झंडी के, ग्रीन सिग्नल के हो सकता है क्या? लेकिन काबिलियत तो हम ये कहेंगे कि अगर एयर स्ट्राइक हुई है तो काबिलियत ये सिर्फ फौज की थी, अगर ये मिशन हुआ है तो काबिलियत ये सिर्फ DRDO के जो और इसरो के जो साइंटिस्ट हैं ये उनकी थी। नहीं, ऐसा है कि कुछ भी होता है ना, उसको डायरेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलता है।
अगर नेतृत्व में साहस नहीं हो तो हो ही नहीं सकता है। ये एयर स्ट्राइक बालाकोट में ये क्षमता 10 साल पहले भी हमारे उसकी थी। 2012 में जब अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हुआ तो हमारे पास एक, आपको मालूम है इसमें क्या कुछ नहीं किया, हमारे वैज्ञानिकों ने इतना ही किया है कि उन्होंने जो अग्नि मिसाइल का था वो टेक्नोलॉजी मिला लिया है, एक डिफेंस एयर सिस्टम का टेक्नोलॉजी मिला के, और दोनों को, जिसको भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी कई बार कहते हैं, ऐसे दोनों को मिला करके और दुनिया को चकाचौंध कर दिया है टेक्नोलॉजी बिना। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठक अगर 2014 में बैठ के उन्होंने प्रपोजल दिया, फिर बात विचार हुआ, फिर ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आप करो, और शांतिपूर्वक होता रहा, तो इसको तो श्रेय जाएगा ही जाएगा। सवाल यह है कि अगर सारस्वत ने 2012 में यही प्रपोजल यूपीए गवर्नमेंट को दिया था तो मनमोहन सिंह ने क्यों उसको इनकार कर दिया? तो आपको नहीं मिला। हालांकि 2012 से भी तैयारी होती तब भी 4 साल 5 साल तो लग ही जाते, वो अभी आता। 2014 से इसकी तैयारी शुरू हुई है जब ये सरकार आई है, ये फैक्ट है। राहुल गांधी के जो सेकंड ट्वीट है थिएट्रिक देश, उसकी मैं निंदा करूंगा, बहुत दुखद है। एक इतने बड़े नेता को उसको थिएटर बनाना, प्राइम मिनिस्टर को एक नौटंकीबाज कह देना, वो ठीक नहीं है। आप आलोचना प्राइम मिनिस्टर की करिए, जितनी करनी हो करिए। आप उसमें यह भी कह सकते थे कि आपको बधाई है लेकिन हमको भी कुछ श्रेय दीजिए कि हमने ही इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया हमारे काल में, ये सब कह सकते थे। जी जी बिल्कुल नहीं, वो सब कुछ कहा भी जा रहा है। और मेरे साथ एक और खास मेहमान मोहम्मद नईमुद्दीन साहब जुड़ गए हैं जो कि साइंटिस्ट हैं। नईमुद्दीन साहब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा आपसे सवाल यह है, क्योंकि एक साइंटिस्ट के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आप इस मिशन शक्ति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मिशन शक्ति जो है बेशक ये बहुत हमारी मुल्क के लिए, हमारी देश के लिए बहुत एक कामयाबी है, शानदार कामयाबी है। और हर कामयाबी जो होता है उसको उसके जो है कि हमें जश्न मनाना चाहिए। ये भी एक जश्न मनाने वाली कामयाबी है, लेकिन ये कोई पहली कामयाबी नहीं है। पिछले 60-70 साल में इस तरह की बहुत सी कामयाबियां हमने हासिल की, अभी पैनलिस्ट बता रहे थे। तो एक अच्छी कामयाबी है साइंस के हिसाब से। एक टेक्नोलॉजी का जो है कि मुजाहरा है कि हमने अपनी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे अपने मुल्क में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इसका एक कामयाब आप कहें कि एक मुजाहरा है जो आज देखा गया। और जाहिर सी बात है ये टेक्नोलॉजी पहली बार डेवलप नहीं हुई है हिंदू विश्व में। सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पर 1950s में काम शुरू हो गया था और 1985 में और यूएसए ने और यूएसएसआर ने ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हमारे मुल्क के लिए जरूर पहला है और ये बिल्कुल शानदार एक कामयाबी है। जी, इससे क्या और ऐसी चीजें हैं जिनको हासिल किया जा सकेगा? देखिए, अब दुनिया जिस तरीके से बदल रही है और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हो रहा है, अब जो आगे देशों के बीच में या आप कहिए जो भी लड़ाइयों के या विश्व में अपनी जो है कि पकड़ बनाने के जो तरीके होंगे वो ट्रेडिशनल वारफेयर नहीं होंगे। ट्रेडिशनल वारफेयर का वक्त लगभग खत्म हो रहा है। अब स्ट्रेटेजिक वारफेयर हुआ करेंगे। स्ट्रेटेजिक वारफेयर में जो जितना टेक्नोलॉजी में आगे है उसके पास उतनी ज्यादा जो है कि ताकत है, कुवत है। सैटेलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि एक आप समझे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है टेक्नोलॉजी में। और जो अगली अब जितनी भी देशों के बीच में जैसी भी लड़ाइयां होंगी उसमें सैटेलाइट का एक बहुत ही बड़ा रोल होगा। अब आप सुनते रहते हैं इस पे जो है कि स्पाई सैटेलाइट्स होते हैं। अब बेसिकली आपका कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सैटेलाइट से आपकी सारी जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं वो आप दुनिया के सामने हैं। आप जैसे जानते हैं पाकिस्तान में जब वो न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे थे तो सैटेलाइट से सब कुछ दिख रहा था कि वो कैसे तैयारियां कर रहे हैं और लोगों को पहले ही मालूम चल गया था। हमने तो पहले कर लिया था, उसके बाद पाकिस्तान ने शुरू किया तो पहले ही मालूम चल गया था। तो अब बहुत सारे जो इस सैटेलाइट्स हैं दूसरे देशों के, वो स्पाई सैटेलाइट्स हैं, जासूसी कर रहे हैं। और इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस इंफॉर्मेशन को, उस जासूसी सैटेलाइट को खत्म करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही कामयाब होगी आइंदा में। जी, और एक और खास मेहमान मेरे साथ आरसी कपूर साहब जुड़ गए हैं बेंगलुरु स्टूडियो से। वो भी साइंटिस्ट हैं। आरसी कपूर साहब, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मैं तमाम मेहमानों से ये जान चुकी हूँ, लेकिन आपसे फिर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हर चीज को हम इस तरह से भी देखते हैं कि जो हमारे आसपास के जो हमारे मुल्क हैं, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम उनसे हर चीज में किस तरह से ताकतवर हो रहे हैं और कैसे वो हमारी तरफ किसी तरह की कोई टेढ़ी नजर ना रखे। ऐसे में हम अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम चौथे ऐसे
मुल्क बन गए हैं। कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको मानते हैं? देखिए, वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं इसरो और डीआरडीओ के साइंसदानों को और इंजीनियरों को दिल से बधाई देता हूं। और ऐसी चीज़ें रातों रात नहीं हुआ करती हैं, इसके लिए सालों साल की तैयारी चाहिए होती है। तो इस तरह के प्रोग्राम बनते हैं और हमने सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर कदम पर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो करते रहना चाहिए और वही चल रहा है। इसके साथ साथ देखिए, इसरो के जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो अंतरिक्ष में हमारे पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, वो हमारे कम्युनिकेशन के लिए हैं, ब्रॉडकास्टिंग और कार्टोग्राफी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से उनकी इस्तेमाल जो है, उनसे जो जानकारी मिलती है उसके इस्तेमाल से जो है हम कुछ आगे की प्लानिंग करते हैं या कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे में हमने सैटेलाइट ऐसे भी आसमान में ऑर्बिट में छोड़े हैं जो डिफेंस के लिहाज से जो हैं बड़े ज़रूरी हैं और डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए। तो ये सारी जो हैं ये सैटेलाइट्स हैं, इतने सालों में हमने उनको अंतरिक्ष में रखा है, वो अपने ऑर्बिट में चलते हैं। तो ये हमारी एक किस्म से जायदादें हैं। अपनी जायदाद की हिफाजत करना जो है हर एक का अपना एक धर्म होता है और हमें उस लिहाज से जो है आज का जो ये जो कारनामा था, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। और इस मामले में जो है दुनिया की सिर्फ 3 मुल्क जो हैं अब तक जो है ये काम कर चुके हैं। इनफैक्ट 1985 में अमेरिका ने अपने एक सैटेलाइट को इसी तरह से निस्तो नाबूद किया, या फिर चीन ने 2007 में जनवरी में अपने एक सैटेलाइट को निस्तो नाबूद किया था। वहाँ पर उसको हेड ऑन लिया उन्होंने इसको। यहाँ ये लो अर्थ ऑर्बिट में था, यानी जिसका मतलब ये है कि ये करीब 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये लाइव सैटेलाइट जो है जिसको कि हमने नेस्तो नाबूद किया है आज। और ये आमतौर से सैटेलाइट्स जो हैं लो अर्थ ऑर्बिट में भी करीब 500 या उससे ज़्यादा किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके लिए बहुत ही हाई लेवल का प्रिसीजन, नेविगेशनल प्रिसीजन चाहिए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसी चाहिए कि जब आप टारगेट ग्रैब करें तो आपके हाथ से वो निकले नहीं। इस बात को महसूस किया जाना चाहिए कि 300 किलोमीटर की ऊंचाई हो तो सैटेलाइट कितनी रफ्तार से जो है अपनी ऑर्बिट में आगे जा रहा होगा। वो करीब 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होगा। तो ऐसे में उसको इंटरसेप्ट कैसे किया जाए, तो वो एक अपने आप में बहुत ही चैलेंज वाली बात है और हमें जो है ये सब देखना होता है। तो जाहिर है कि इतने सालों की तैयारी के बाद जो है आज का ये एक्सपेरिमेंट है ये वाकई में कामयाब रहा है और ये हमारी इस फील्ड में जो है हमारी महारत को दिखाता है और साथ में एक संदेशा भी है कि ये बात सही है कि हिंदुस्तान अमन पसंद देश है, लेकिन अपनी हिफाजत करने की हम ताकत रखते हैं। जी, जाहिर सी बात है और इसी बात को दोहराया भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने और ये साफ तौर पर कहा कि ना तो हम कोई जंग जैसा माहौल बना रहे हैं और ना ही हम इसे किसी गलत तरीके के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हर मुल्क को अपनी हिफाजत करने का, अपनी ताकत बढ़ाने का पूरा हक है और हिंदुस्तान ने भी वही किया है। और यही बात है कि तमाम लोग अब मुबारकबाद दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि हम उस फहरिस्त में भी शामिल हो गए हैं और ऐसा चौथा मुल्क हम बन गए हैं। नईमुद्दीन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जो आम लोग हैं शायद उनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल इस तरह से हो कि आखिर हुआ क्या है, किस तरह की कामयाबी हमें मिली है, कितनी ताकत हमने बढ़ाई है और ये किस तरह से हमारे लिए मददगार होगी। तो एक बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं अगर आपसे जानना चाहूं तो क्या ये एक तरह से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर दुश्मन मुल्क की या दूसरे ममालिक की जो सैटेलाइट है अगर हमारी तरफ से किसी तरह की निगाह टेढ़ी करती हैं तो अब हम इतनी ताकत रखते हैं कि उसको मार गिरा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल एक मैसेज ये है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है जो स्पेस में आज तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। जी, एयर में और पानी में और धरती पर तो हमारे पास कैपेबिलिटी थी कि हम कुछ कर सकते थे अगर हमारे खिलाफ कोई कुछ करता है। स्पेस में अगर अभी तक हमारे खिलाफ, जैसे हमारे सैटेलाइट्स इतने सारे अभी बेंगलोर से जो मेहमान बता रहे थे, तो हमारे इतने सैटेलाइट्स हैं या हमारे सैटेलाइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट हमारे ऊपर कोई जासूसी करता है या और किसी भी तरह की हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है कोई सैटेलाइट दूसरे मुल्क का, तो अब हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि एक लिमिट तक हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज है कि इंडिया इज कैपेबल
of defending itself not only on earth, on air, in water, but also in space. जी, तो अवधेश जी हम इस तरह से इसको देखें कि एक तरह से बात की जाए, इससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस तरह से हमने पाकिस्तान को एक तरह का जवाब दिया। अब दूसरे तरीके से हमने जो अपनी ताकत हमने मजबूत की है, और ये तस्वीरें मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आप ये देख सकते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी सीधा बात कर रहे हैं जो साइंसदान है उनसे। तो अवधेश जी मैं आपसे पूछ रही थी कि पहले हमने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करें तो एक तरह से हमने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। हमने बताया कि अगर आप हमारे ऊपर किसी तरह की टेढ़ी निगाह करते हैं तो हमारी फौज जो है इतनी मजबूत है कि आपके घर में जाकर सीधा वार कर सकती है और मार सकती है। और अब फिर से हमने इसी तरह का मैसेज देने की कोशिश की है, खासतौर पर न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी। देखिए, ये जो इस समय का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें जो है या बैलेंस ऑफ पावर है, उसको भी समझने की जरूरत है कि कई बार आप इकोनॉमिक पावर होते हुए भी आपकी वो हैसियत नहीं बनती है दुनिया में जो होनी चाहिए। और उसके कारण जैसे जापान बहुत दिन सुपर पावर था लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी हैसियत नहीं थी। जब उसने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ानी शुरू की तब उसकी एक हैसियत बनी है। तो भारत, चूंकि हमारे क्षेत्र में चीन दोनों स्तरों पर इकोनॉमिकली और मिलिटरली दोनों एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। अगर भारत को इस बैलेंस ऑफ पावर में अपने को खड़ा करना है, दुनिया में अपना स्थान पाना है, तो उसको कई प्रकार से मैसेज देने होते हैं। ये नहीं है कि हमारे यहां टेररिस्ट अटैक होते रहे और हम अपने घर के अंदर ही करते रहे तो कहते कहते आपने एक बार वो शो कर दिया है, दिखा दिया दुनिया को कि भाई हमारे 14-15 प्लेन जाके गिरा के आ सकते हैं। कितना नष्ट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन हम उनकी सीमा में जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान से इससे भी एक मैसेज आया है कि अगर स्पेस में कुछ खतरा होगा तो आज हम उसमें भी सक्षम हैं। लेकिन इसको दूसरे दृष्टि से देखने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं दुनिया के किसी देश की हैसियत 3 देशों को छोड़ करके स्पेस में आज भारत के समान नहीं है। ये इसलिए पाकिस्तान की तो छोड़ ही दीजिए बात, अमेरिका, रूस और चीन के छोड़ के कोई देश है ही नहीं। ये जो आज हुआ है, जैसे अभी वो समझा रहे थे कपूर साहब, जैसे एक तो है कि हमारे जो प्रमुख जितने सैटेलाइट्स हैं उनको सुरक्षित कर लेना, क्योंकि अगर किसी देश ने, हमारे पड़ोसी देश ने, जिसके साथ हमारा जो है प्रॉब्लम्स है, उसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना लिया है, वो मार सकता है तो कल हमारे सैटेलाइट को भी मार सकता है। तो सबसे पहले तो है कि हम अपने सैटेलाइट को सिक्योर करें। ये दुनिया में पहला मैसेज ये है कि अब हमारे जितने सैटेलाइट है वो सिक्योर हो गए हैं। भारत दुनिया के अनेक देशों का सैटेलाइट छोड़ता है, अभी 100 सैटेलाइट एक साथ भारत ने छोड़े हैं। तो जाहिर है कि वो उनके लिए भी है कि अगर आपके सैटेलाइट पर भी खतरा होता है, क्योंकि आप हमारा सैटेलाइट खरीद रहे हैं, हमारे लिए अब सैटेलाइट जो है एक अच्छा कॉमर्स हो रहा है, तो हम उसकी भी रक्षा करने आ सकते हैं जरूरत पड़ने पर आपके लिए। जो तीसरा इसका जो मैसेज है वो ये है कि भाई दुनिया में हम P5 में हम आना खासकर उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के रूप में हम आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी कैपेबिलिटी चाहिए अगर डिफेंस के स्तर पर, इकोनॉमिक के स्तर पर, वहां हम आ गए हैं, आपके क्षमतावान है। और जो अंतिम बात सब नईम साहब और बाकी सब लोग कह रहे थे कि अंतिम उसका यह है कि हम नेवी के स्तर पर, जल में हमसे करोगे वहां भी मजबूत है, एयर में भी है, धरती में भी है, और जो सबसे भविष्य में जो एक वारफेयर स्पेस में अगर होने की क्षमता है, क्योंकि स्पेस से आपका कम्युनिकेशन खत्म किया जा सकता है, आपका पूरा इंटरनेट सिस्टम आपका ध्वस्त किया जा सकता है, तो जाहिर है कि वहां हम अब बिल्कुल सुरक्षित हो गए हैं। कोई स्पेस करके हमारे बाकी चीजों को, सिस्टम को नहीं ध्वस्त कर सकता है। यह एक बड़ा मैसेज आज भारत ने दिया है। लेकिन ताकत के साथ साथ जब हमारे पास पावर आती है तो हमारे पास विनम्रता, उसको उर्दू में क्या बोलेंगे नहीं मालूम होता है, वो एक लचीलापन दिखाना कि भैया ताकत जरूर है लेकिन हम दादा नहीं हैं, हम सबके साथ जीना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम इसलिए काम करते, इसलिए हम किसी पर अटैक करने ही वाले नहीं है। ये भी भारत ने एक मैसेज दे दिया है, जो कि एक बड़प्पन का सबूत जो है वो हमने दिया है कि हमारे अंदर आजिज़ी, इंकिसारी जो है वो मौजूद है। भले ही हमने ताकत को हासिल कर लिया हो, लेकिन इससे कहीं भी हमारे अंदर वो एरोगेंस नहीं आया है, ना ही हम इस तरह की कोई बातें बड़ी बड़ी सामने आकर कर रहे हैं। और यही शायद हमारी जो तहजीब है वो हमें सिखाती है। आरसी कपूर साहब, 2012 में उस वक्त के जो फौज के प्रमुख थे जनरल दीपक कपूर, उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले वक्त में अंतरिक्ष ही हाई मिलिट्री ग्राउंड होगा, और ये बात उन्होंने 2012 में कही थी।
क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि आज जो हमने मिशन शक्ति किया है, अगर ऐसा कभी खुदा ना खास्ता कोई मौका आ जाता है तो अब हम इतने पावरफुल हैं कि हमें किसी भी तरह से इस तरह की किसी वॉर या किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है? ये बात सही है कि और काफ़ी समय से जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो एरोस्पेस कमांड के लिए भी उन्होंने बात की है और मुझे उम्मीद है कि इस मामले में जो है भारत सरकार कदम उठा रही होगी। और ये बात सही है, देखिए कि स्पेस के लिए कहा गया है द फाइनल फ्रंटियर। तो अंतरिक्ष में जो भी कारगुजारी होनी है, जो एक्शन होनी है, उसकी जो है आम जन आसानी से कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बहुत सी किस्से कहानियों में जो हम पढ़ते हैं स्टार वार्स को लेकर के वो सब बातें, लेकिन वो उसका कुछ तो रिफ्लेक्शन हमको आने वाले वक्त में जो है उससे साबका पड़ सकता है। और उसके लिहाज से जो तैयारी है ये उसका पहला कदम है। जो आज जो कुछ हुआ है ये पहला कदम है। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक फ्लूक जैसा हो, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसका साइमुलेशंस किया जाता है और फिर जाके जो है ज़मीन पर आते हैं और फिर हम अपने इक्विपमेंट को सामने रख के उसके साथ में कुछ करते हैं। तो आज का एक्सपेरिमेंट वाकई में कामयाब है और इसके लिए तो खैर हम सब लोगों के दिलों में बड़ी खुशी है और एक तसल्ली होती है कि हमें कोई आसानी से जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दूसरी बात यह है कि अंतरिक्ष में जो है हमको चौकन्ना रहना है, क्योंकि जो मिसाइल्स हमारे पास हैं उससे कई बार कोई एक ऐसा देश हो सकता है जिसके पास इससे भी ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा दूर मार करने वाले जो हैं मिसाइल्स हो सकते हैं। तो उस लिहाज से भी तैयारी आने वाले वक्त में हमको करनी होगी, तभी जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है वो किसी तरीके से काम करता है। तो ये सब बातें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे कदम बहुत ज़रूरी हैं और ये पहला कदम है, बड़ा शानदार है और उम्मीद करता हूँ कि आगे इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो हैं वो काम होंगे और तब आगे तरक्की होती रहेगी। जी बिल्कुल। नहीं और क्या, जैसे एक सवाल में करने आपने कहा ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसके बाद सेकंड थर्ड स्टेप क्या हो सकता है? नहीं, अब देखिए कि ये तो आज जो है हमने सिर्फ एक लो अर्थ ऑर्बिट में मिसाइल के जरिए एक सैटेलाइट को हमने तबाह किया है और ये लो अर्थ ऑर्बिट में था 300 किलोमीटर की ऊंचाई पे। दूसरे सैटेलाइट्स जो हैं आमतौर से 500-600 किलोमीटर या उससे थोड़ा ऊंचाई पे रहते हैं, जो कि पोलर ऑर्बिट्स में रहते हैं। वो उनकी अपने ऑर्बिट में स्पीड रहती है, उनको टैकल करना, उनकी स्पीड पर जाके उनके हिसाब से जो है उसको जो है अपने इरादे के हिसाब से जो है हमने उसको देखना है। तो उसके लिए जो है आगे हमें और गहराई में जाके काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि हमारे कम्युनिकेशन के सैटेलाइट हैं या इस प्रकार से जो मिलिट्री के मतलब के हैं, तो उनकी ट्रैकिंग हमें करनी है और जो है साथ में दूसरे सैटेलाइट्स जो हैं उनकी ट्रैकिंग करनी है। ये भी देखना है कि अगर कहीं से कोई मिसाइल चलता है तो उसको कैसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है, ताकि वो कहीं किसी ऐसी जगह पे ना पहुंचे जहाँ पे वो नुकसान कर सकता है। तो ये सब बातें जो हैं वो फिर आगे जाके बहुत टेक्निकल होती जाती हैं और चूंकि हम लोग जो इस चीज़ के अंदर नहीं हैं, तो जो लोग इसके अंदर हैं वो ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं। तो मैं तो जाहिर सी बात है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पष्ट किया है कि जो भी हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो गए हैं। इसका मतलब कि हमने परीक्षण छोटा जरूर किया है, लेकिन इसके बाद हमको परीक्षण की अब जरूरत नहीं है। जैसे वाजपेयी जी ने उसके बाद कहा था और 1-2 परीक्षण बाद में करने पड़े कि हमने सारा कर लिया और इसके बाद अब हमको आगे कभी परीक्षण नहीं करना पड़ेगा न्यूक्लियर में। तो जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वैज्ञानिकों के कहने के बाद कि अब हमको, उन्होंने एक शब्द नहीं प्रयोग किया है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि एम एंड ऑब्जेक्टिव सब हासिल कर लिए गए हैं, तो मेरा मानना है कि उसमें हायर ऑर्बिट्स का भी साइंटिस्ट जो हैं वो शायद इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि टेक्निकलिटीज जो बारीकियां हैं उन्हें पता है और लो ऑर्बिट में ये छोड़ा गया है, ये तो सबको पता है। तो खुद इंफॉर्मेशन जो है वो दी ही गई है, वो तो दी ही गई है इसलिए कि वो हमारा पर्यावरण में नुकसान नहीं हो, ये सब करना।
नईमुद्दीन साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? जी। देखिए, मैं एज ए साइंटिस्ट बात कर सकता हूँ। साइंस में हम लोग जो प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं खुद एक्सपेरिमेंटलिस्ट हूँ। हम एक्सपेरिमेंट्स कभी खत्म नहीं होते हैं साइंस में, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट या साइंटिस्ट खुद तय करते हैं। साइंस डेवलप ही ऐसे करता है कि आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो बनाते हैं जो रियलिस्टिक हो आज के टाइम में। जब एक बार आप उसको अचीव कर लेते हैं, फिर आप नेक्स्ट गोल पे जाते हैं, नेक्स्ट एम पे जाते हैं, फिर उसको अचीव करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट्स बनाते हैं। तो साइंस में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत न पड़ी हो। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी जो कह रहे हैं आप, अभी भी बहुत से गोल्स हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में जो अचीव करने हैं। आज न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र का कार्य क्षेत्र में ऐसा नहीं कि R&D बंद हो गई है। आप जाके देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आज भी हजारों साइंटिस्ट जो है इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से और बेटर इफिशिएंट, कोई भी जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है 100% एफिशिएंट नहीं होता है। फुल्ली कंट्रोल्ड जो है, जिसको कहते हैं एक्सप्लोजन। मैं खुद न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हूँ, इसलिए इस मामले में मैं ज्यादा अच्छे से कह सकता हूँ आपको जी। और मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कोलैबोरेट करता हूं, तो उसमें भी बहुत से कार्य होते रहे। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि आगे हमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिकली, स्ट्रेटेजिकली हमें जरूरत नहीं है, आप ये कह सकते हैं। साइंटिफिकली जरूरत नहीं है, ये कहने का मतलब ये होता है कि साइंस में हमने सब कुछ समझ लिया, अब आगे समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सरासर अनसाइंटिफिक। लेकिन मेरा आपके पास साइंटिफिक कोई नहीं कर रहा है। वो तो लेबोरेटरी में जो भी आपको करना है, आपका आर्म्स डेवलप करना है आगे, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो अनवरत होगा। लेकिन यहाँ बात है कि क्या आगे फिर से हमको किसी सैटेलाइट को फोड़ने की जरूरत पड़ेगी? मैं उस पर बोल रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो हमको मान लेना चाहिए कि आगे उसकी कम से कम जरूरत नहीं, बाकी तो करना ही पड़ेगा जी। सैटेलाइट्स कई तरह के होते हैं, अभी कपूर साहब भी बता रहे थे। हमने एक तरह के सैटेलाइट्स जो बिल्कुल लो अर्थ ऑर्बिट में हैं। जैसे जैसे आप ऑर्बिट में ऊपर जाएंगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है कम टाइम में। तो क्या कपूर साहब और आप ये कह रहे हैं कि हमको आगे हायर ऑर्बिट के लिए हमको और दोबारा जाके हमको एक्सपेरिमेंट इसी प्रकार से करना पड़ेगा ऊपर? देखिए, ये तो नहीं है। मेरी साइंटिफिक समझ के हिसाब से, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, माफ कीजिएगा, मैं पॉलिटिकल जवाब नहीं दे सकता हूं आपको। साइंटिफिक जवाब यही है, जो मेरी साइंटिफिक समझ है उसके हिसाब से, कि आप कोई भी, अभी वेरिएबल वेलोसिटी सैटेलाइट्स भी आ गए हैं, जिनको आप जमीन से स्पीड जिनकी कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें रोटर्स लगे होते हैं, उसमें जमीन से आप स्पीड कंट्रोल करते हैं, जो मैन्यूवर कर सकते हैं उनको। जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो एक तरह का सैटेलाइट है जिसको आपने छोड़ दिया और अर्थ के हिसाब से, वेलोसिटी के हिसाब से एक जगह, एक पॉइंट के ऊपर है, वो घूम रहा है। वेरिएबल वेलोसिटी जो सैटेलाइट्स हैं, दे कैन बी कंट्रोल्ड रोटर्स और मोटर्स। और वैसे भी तो अगर आपको उनको हिट करना है वैसे सैटेलाइट्स को, तो ये एक प्रिसीजन इससे भी ज्यादा चाहिए जो अभी हमने अचीव की है। बिल्कुल अवधेश जी, हमें एक हेल्दी डेमोक्रेसी में क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, ये सब तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर कुछ किया गया है तो हमें ये इस पे खुशी होनी चाहिए और आगे का सोचना चाहिए, और ये भी रीजनिंग भी करनी चाहिए कि क्या हम इससे बेहतर कर सकते थे और हमें क्या इसमें और करने की जरूरत थी। एनपी सिंह साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, मैंने कपूर साहब और अवधेश जी और मोहम्मद नईम साहब सभी को सुना है जी, और मैं भी बहुत क्लोजली DRDO एज वेल एज इसरो के साथ एसोसिएटेड हूँ, इवन टुडे, ठीक है, क्लोजली जी। ये ना तो ये मंच इस तरह का है कि यहाँ पे हम बहुत अंदर की नीटी-ग्रिटी या उन चीजों पर डिस्कस करें। हमने जो अभी अचीव किया है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि जो हमने उपलब्धि की है, बहुत बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपलब्धि है, जो देश में सिर्फ एक ऐसा टाइम था, मैं आपको बता सकता हूँ, और ट्रेवल भी किया, इन सब कंट्रीज में ट्रेवल किया है, पूरा ऑल डेवलपिंग, सारे डेवलप्ड कंट्रीज, यूएस और यूरोपियन सारे कंट्रीज में। वहां पे ये सोच थी एक जमाने में, इनफैक्ट ये तो फैक्ट है कि 19th सेंचुरी में जिसके पास नेवी की पावर थी उसने दुनिया भर में रूल किया, जहाज से पहुंच गए। उसके बाद डेवलप हुआ, 50s के दशक में आया कि एयर सुप्रीमेसी भी चाहिए नेवी के साथ साथ। वो यूएस ने किया, ये यूके ने किया था, ब्रिटेन ने जो दुनिया पे राज किया वो उसके तहत किया था। यूएस जब आया, उन्हें बिल्कुल लगा कि एयर सुप्रीमेसी चाहिए, तो नेवी के साथ साथ उन्होंने एविएशन को अपनी डेवलप किया, और आज वो फ्लीट लेके चले जाते हैं, उस पे एयरक्राफ्ट होते हैं, जहाज के ऊपर फाइटर होते हैं, और वो कहीं भी जाके वो कर सकते हैं, दुनिया भर में अपने स्टेशन बनाए हुए हैं। तीसरी, बहुत पहले उन्होंने स्टार वार्स, आपने मूवी देखी होंगी, 80 के दशक में आ गई थी, और उन्होंने तब प्रेडिक्ट कर लिया था, और वो उस टाइम ये सोचते थे कि तब बाइपोलर वर्ल्ड था, रसिया और यूएस का ब्लॉक था, नाटो और वार्सा वाले जो देश थे, तब उन्हें क्लियर था कि शायद स्पेस में हमारे अलावा कोई जा नहीं पाएगा,
और हमारी सुप्रीमेसी रहेगी और हम दुनिया को इसी तरह रूल करेंगे। और रोनाल्ड रीगन और उन्होंने तब से बिल्कुल क्लियर कहा हुआ स्टेटमेंट है। अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे, आज इंडिया की ये जो उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, R&D का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप लैपटॉप यूज करते हैं, आप दवाई यूज करते हैं, आप ऑटोमोबाइल यूज करते हैं, आप सैटेलाइट बनाते हैं, आप हवाई जहाज बनाते हैं, हर चीज में लगातार इंप्रूवमेंट वो तो होता रहता है। वो तो एक प्रोसेस है, वो तो चलता ही रहेगा। यहाँ भी होता रहेगा। लेकिन यहाँ इस माइलस्टोन पे अगर ये इतना आसान होता तो शायद यूरोपियन देश हमसे बहुत आगे हैं। जर्मनी, फ्रांस, जो 100 साल से इतने विकसित हैं, उन्होंने अब तक बहुत कुछ कर लिया होता। तो ये बहुत छोटा माइलस्टोन नहीं है जो इंडिया ने अचीव किया है, और एक दिन का भी प्रयास नहीं है। इट इज ए एफर्ट ऑफ सेवरल ईयर्स। और स्पेस में स्पेशली हमने, इसरो ने हमारे, और इनफैक्ट DRDO ऑल्सो, इसरो ने जो काम किया है बहुत लंबे टाइम से, लेकिन स्पीड बहुत तेज होती चली गई है। और वो डेफिनेटली गवर्नमेंट का थर्स्ट रहा है। और टाइम बाउंड प्रोजेक्ट और उनका रिव्यू करना, हम कहां पहुंच रहे हैं, एक दे दिया। गवर्नमेंट की विल थी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हमें इसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत, हर देशवासी के लिए, देश के लिए एक थ्रेशोल्ड हमारा बहुत ऊपर गया है। जी कपूर साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको ये लगता है कि हम वक्त के साथ हैं या वक्त से पीछे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल विल होती तो शायद हम ये 2012 में भी अचीव कर सकते थे। देखिए, मेरे लिहाज से तो पॉलिटिकल विल तो हमेशा रही है। और हमको ये भी देखना है कि हम साइंटिफिक जो प्रोग्रेस होती है हमारी लेबोरेटरीज में, हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स में, उसकी अपनी एक रफ्तार है। तो उसको अगर हम ये कहें कि एक्सेलरेट कर दिया किसी ने या किसी ने स्लो डाउन कर दिया, वो बातें तो नहीं होती हैं। क्योंकि ये देखना है कि जैसे आज का ये काम हुआ है, इसकी तैयारी आप ये समझिए कितने वक्त से रही होगी। तो हमको इसको उसी ही लिहाज से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट लोग जो हैं और जो इंजीनियर हैं वो डेडिकेटेड हैं। वो ये 9 to 5 वाला काम नहीं करते हैं। उनकी नज़र घड़ी पे नहीं रहती है, ना ही दिन पे रहती है, वो बस काम करते हैं। तो ये बात सही है कि कभी हर बार कुछ नई चीज़ खोजने के लिए काफ़ी सारा समय निकल जाता है, बाद में समझ में आता है कि शायद ये बात हमें पहले पता चल जाती। लेकिन ये तो देखना है कि काम किया और आज जो है उसकी एक हमारे सामने एक सक्सेसफुल मिसाल आज हमारे सामने आ गई है। तो ये एक पहला कदम है। मैं समझता हूँ कि आगे हमें और भी इसमें तरक्की करने की ज़रूरत है और काम तो कभी रुकते नहीं हैं। क्योंकि देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये घर बैठे एक्सपेरिमेंट करके बैठ जाएंगे, दूसरी साइड भी कुछ करेगी। तो तू डाल डाल और मैं पात पात, इस तरह से तो दुनिया में एक कहानी चलती है। तो हमको भी उसी लिहाज से सतर्क रहने की जरूरत है और अपने हिसाब से हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जी, एक बात मैं पॉलिटिकल बिल पर कहूंगा। देखिए, डॉक्टर R. वेंकट रमन ने माय प्रेसिडेंशियल ईयर जो बुक लिखा है, उसमें बताया है कि राजीव गांधी के समय हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन समय के पहले अमेरिका को पता चल गया और प्रेशर के कारण हम नहीं कर सके हैं। तो ये जो यहीं पर पॉलिटिकल बिल हो कि अगर प्रेशर आ भी गया है तब भी आप करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसलिए देखिए, जो साइंटिस्ट हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट कर, वो तो अपना काम करते हैं, लेकिन कोई भी, मैं ये मानने, जब तक कि पॉलिटिकल विल नहीं होगा, जब पॉलिटिकल लीडरशिप की ओर से ग्रीन सिग्नल नहीं होगा, तो डिफेंस कैपेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ना वो दुनिया में कहीं संभव नहीं हुआ है। इसलिए वो बहुत जरूरी है। कई बार तो कई सारे वैज्ञानिक रोते हुए निकले हैं, कई बार आप रेजिग्नेशन देकर के हमारे वैज्ञानिक बाहर चले गए हैं और उन्होंने अपने जो बारे में लिखा है, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि कैसे हमको काम करने से रोका गया, हम क्या करना चाहते थे, ये सब बातें भी आई हैं बाहर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि DRDO, स्पेस साइंटिस्ट सब अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने ही अचीव किया है, लेकिन हम कभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप के पॉलिटिकल विल को माइनस कर देंगे तो ये लेकिन टाइमिंग्स को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन टाइमिंग्स को लेकर भी सवाल उठा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कल ही बस ये चीज तैयार हुई है और साइंटिस्ट ने कर दी, बल्कि वो ये सवाल कर रहे हैं कि इसका इंतजार किया जा रहा था कि कैसे इलेक्शन से पहले इसको किया जाए। ऐसा है कि ये पॉलिटिक्स के लिए हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। वो बीजेपी और कांग्रेस आपस में अपनी बात करे कि भैया हम कब करना चाहते थे। हमारे लिए तो हमारे नेशन के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है। हम 4 जो है स्पेस स्ट्रेटेजिक सुपर पावर में अब आ गए हैं। इसका एक बड़ा संदेश है। दुनिया में भारत जो है एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। आखिर जो हमारा पूरा प्रशांत एरिया को अमेरिका को कहना पड़ा कि इंडियन पैसिफिक एरिया हो गया
गया है भारत है हमारे साथ। आज इंडोनेशिया तक हमसे समझौता करके और सारा मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम एक सुपर पावर बनने की ओर है। बाकी पॉलिटिकल चुनाव के समय ये सब चलता रहेगा। वो चुनाव आज नरेंद्र मोदी है, कल राहुल गांधी हो, उससे हम लोगों का, उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। आज इस सरकार है, इस सरकार के समय अचीवमेंट हुआ है, इसमें गवर्नमेंट को भी जाता है। बाकी वो आपस में लड़ता रहे, कल कांग्रेस की सरकार करेगी, उसका जाएगी, उसका जवाब बीजेपी दे कि भाई आज ही क्यों हुआ है। जी, लेकिन एनपी सिंह साहब, ये जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जाती है, अवधेश जी को जाना है, मैं पीसीआर से कहना चाहूंगी कि अवधेश जी को जाना है उन्हें कहीं जरूरी। इस बीच एनपी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि हमेशा ये बात होती है कि एक पॉलिटिकल विल की बात होती है, लेकिन ये भी होता है कि साथ साथ हर जो भी हुकूमत है वो चाहे किसी ने भी वो काम किया हो वो उसका क्रेडिट लेती है, और एक क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब वक्त को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और तमाम इस तरह के सवाल जो है पहले भी उठते रहे हैं। अपोजिशन का ये कहना है ये तमाम चीजें 2012 में कर ली गई थी और अब सिर्फ इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, राजनीतिज्ञ किस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा उस पर कहना नहीं चाहूंगा। मैं इतना जरूर जानता हूं, क्योंकि मैं अभी भी एसोसिएटेड हूं, कि कोई भी जब प्रोजेक्ट या मिशन अलॉट होता है इसरो में या डीआरडीओ में, उसका एक टाइम फ्रेम सेट किया जाता है और उसके लिए एक मनी सैंक्शन होती है। पास्ट में हमने क्या देखा है बहुत लंबे टाइम से कि 5 इयर्स का एक प्रोजेक्ट सेट हुआ, उस पे जो पैसा मिलने वाला है वो कैसे कैसे रिलीज हो रहा है, जो साइंटिस्ट जिन्हें काम करना उनके लिए जो मशीनें चाहिए, जो रिसर्च करने के लिए, जो टेस्ट करने के लिए, जो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए, वो भी टाइम से मिल नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट में 6 महीने बचे हैं और जो स्टार्टिंग में चीजें चाहिए थी वो एंड में आ रही हैं। ठीक है, तो उसका पर्पज ही सोल्व नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है और अब स्पीड इसलिए बढ़ी है क्योंकि हर चीज टाइम पे दे दी गई, और उससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी प्रोजेक्ट की अगर आप टाइमली कंप्लीट करते हो, सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो वो एकम्प्लिश होगा। देखिए, पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, कुछ मुद्दे, कुछ विषय, जिस तरह से डिफेंस का, सुरक्षा का, स्पेस का, ये सब सुरक्षा से जुड़े हुए हैं देश के, चाहे हमारा कम्युनिकेशन हो, इन्हें राजनीति से बिल्कुल, हाँ, इस पे सियासत भी खूब हो रही है। इसमें इसको भी हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं और तमाम पार्टियां इस पर सियासत कर रही हैं, और जाहिर सी बात है जो हुकूमत में है उसको लेकर सवाल ज्यादा खड़े होते हैं क्योंकि जवाबदेही भी वही होते हैं। मैं आपके पास आऊंगी नईमुद्दीन साहब। आरसी कपूर साहब, अगर हम ये देखते हैं फिलहाल हर चीज को इस तरह से दिखाने की एक कोशिश ये की जाती है कि जो भी कुछ हो रहा है वो बस अभी हो रहा है। इन 5 सालों में हिंदुस्तान जितना बदला है उतना कभी शायद नहीं बदला। चाहे हम इसरो की बात करते हैं, इसरो जाहिर सी बात है कि नेहरू के टाइम का है, हम इसको नकार नहीं सकते। उन्हीं नेहरू को पानी पी कर जो है वो कोसा जाता है, और आज अगर इसरो नहीं होता तो हम शायद ये कर भी नहीं पाते। तो एक क्रेडिट तो उनको देना जाहिर सी बात है बनता है और नस्लें उनको याद रखेंगी इसके लिए। लेकिन एक जो ये होड़ है कि जो चीज हम हासिल भी करते हैं लेकिन जो ड्यू क्रेडिट जिसको दिया जाना चाहिए उसको नहीं देते हैं, ये भी एक अजीब सा नैरेटिव जो है वो पैदा हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ। ये 1 अप्रैल को एमीसैट जो है एक सैटेलाइट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, इसरो इसको लॉन्च करने जा रहा है। तो यही बातें जो इस समय उठी हैं वो उस समय भी उठेंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट में 2013-14 की जो रिपोर्ट है उसमें पहली बार एमीसैट जैसे एक सैटेलाइट के बारे में जिक्र आया। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे कोई भी प्रोग्राम्स हैं वो बहुत लंबे समय चलते हैं, और जैसा कि बताया गया कि कई बार प्रोजेक्ट का टाइम निकलने वाला होता है तो तब इक्विपमेंट आना शुरू होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर हमने पार पाना होता है, तब जाके कोई चीज़ बनती है। आप अगर एक बिल्डिंग बनाते हैं, आपका एक प्रोजेक्शन रहता है कि 1.5 साल में ये बिल्डिंग बन जाएगी, और कई बार किसी वजह से जो है 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बनती है। कई बार फंड्स नहीं आते हैं। तो मेरे ख्याल में उन सब बातों से हट के हमें 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए, मैं वो जो कि मैं कहना चाहता हूँ। एक तो है पिछले 20 साल कहिए या 50 साल कहिए, शायद 20 साल कहिए, तो हिंदुस्तान ने काफ़ी तरक्की की है साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में। इसरो ने अपने हिसाब से जो है अपना एफिशिएंसी दिखाई है। तो आज जो ये जैसे ये एग्जाम्पल है
तो हम ये कह सकते हैं, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई कोट करना चाहता हूँ, नहीं समर्थ को दोष गोसाई। अगर आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने थोड़ा ध्यान से आपके साथ बात करेगी। एक तो ये बात है। दूसरे, आज का दिन जो है सेलिब्रेशन का दिन है। हमारे वैज्ञानिकों ने और इंजीनियरों ने, हमारे संस्थानों ने अपना जो है नाम सार्थक कर दिया, तो उन सबको बधाई दीजिए और आज तो खुशी से आप जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए। जी, जाहिर सी बात है, आज खुशी का दिन है और तमाम दूसरे जितने ममालिक हैं और दुनिया है उसको दिखाने का आज दिन है कि हम किस तरह से उस फहरिस्त में आकर खड़े हो गए हैं और हमने ताकत अपनी किस तरह से बढ़ाई है। चाहे इस हुकूमत की बात करें, पहले की हुकूमत की बात करें, इसरो या डीआरडीओ की हम बात करें, वो किसी हुकूमत के आने या जाने से ना तो बदलता है, ना ही उसकी ताकत कम ज्यादा होती है, बल्कि जो एक्सपेरिमेंट है वो चलते रहते हैं। ये हो सकता है कि किसी हुकूमत के दौरे इख्तिदार उसमें ज्यादा तेजी आ जाए और वो एक्सपेरिमेंट उनके हिसाब से हो जाए और एक पॉलिटिकल विल पावर होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है और इसका नतीजा आज हमें देखने को भी मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में बस इतना ही।